स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। कर्मचारियों की ट्रांसफर पर एक बार फिर से बैन लगने वाला है, इससे संबंधित अपडेट हम आपको देंगे। साथ ही साथ पेंशनर्स के डीए को लेकर भी जानकारी लेकर आए हैं और सीएम सुक्खू के 3 बड़े फैसले आज के रहे हैं, इससे संबंधित अपडेट भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि ये 3 फैसले कौन से हैं। और क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में माइनिंग घोटाला भी सामने आया है, किस स्थान पर और कितनी जगह ये घोटालों को अंजाम दिया जा रहा था, इससे रिलेटेड अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 25 नवंबर तक अभी मौसम साफ बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। हालांकि निचले क्षेत्रों में बारिश का इंतजार बना हुआ है क्योंकि फसलें भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊपरी क्षेत्रों में अब बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी इंतजार हो रहा है क्योंकि पर्यटन अभी तक पटरी पर नहीं लौटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब स्नोफॉल होगा उसके बाद ही काफ़ी संख्या यहाँ पर्यटकों की देखने के लिए मिलेगी, एक तरह से पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। इसीलिए बारिश के साथ साथ बर्फबारी का इंतजार भी कुछ एक क्षेत्रों में अभी हमें देखने में मिल रहा है। अब अगली बात करना चाहेंगे सुबाथू कॉलेज से जुड़ी। दरअसल पूर्व जयराम सरकार में एक अधिसूचना जारी हुई थी। इस अधिसूचना के मुताबिक प्राइवेट कॉलेज से इसे सरकारी कॉलेज में शामिल किया गया था, यानी कि एक तरह से ये कॉलेज अब सरकारी कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान सरकार में अब दोबारा अधिसूचना जारी हुई है जहाँ सरकारी अधिग्रहण को डी नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि एक बार फिर से ये प्राइवेट कॉलेजेस में ही अब कंसिडर होगा। सरकारी कॉलेज की मान्यता सुबाथू कॉलेज को नहीं मिलेगी। आज इस पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। अगली बात हम कंडक्टर यूनियन की हड़ताल से जुड़ी करना चाहेंगे। दरअसल इनकी वेतन विसंगति का मामला है और इनकी ओर से पहले भी ये चेतावनी दी गई थी कि जल्दी अगर इनकी ये विसंगति दूर नहीं की गई तो फिर ये हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि इन्होंने ये भी अपनी ओर से अल्टीमेटम दिया था कि दिवाली तक ये ओवर टाइम नहीं करेंगे, लेकिन फिर त्यौहार को देखते हुए इन्होंने ओवर टाइम भी किया, अपनी सेवाएं पूरी दी। लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है और इनकी ओर से चेतावनी ये दे दी गई है कि लगभग ये 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक काले बिल्ले बांधकर अपनी सेवाएं देंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार की ओर से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है इनकी वेतन विसंगति को दूर करने का, तो फिर मजबूरन इन्हें हड़ताल करनी होगी 6 दिसंबर को। तो अब 6 दिसंबर को अगर एचआरटीसी कंडक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो लाजमी सी बात है कि देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हालात ठीक नहीं होंगे, एचआरटीसी बसेस नहीं चल पाएंगी। और वेतन विसंगति इनकी ये है कि जहां इन्हें बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिलना था वो बढ़ने के बजाय घटकर मिल गया है। पूर्व जयराम सरकार से भी ये यही गुहार लगाते रहे कि इनकी विसंगति को दूर कर दे और अब वर्तमान सरकार से भी बार बार यही कह रहे हैं। उस वक्त भी कई अल्टीमेटम इन्होंने दिया, अब भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला इनके हक में नहीं लिया गया है। एचआरटीसी ड्राइवर भर्ती भी एक तरह से लटकी है। पिछले 4 महीने से ये फाइल सरकार के पास है और मंजूरी के लिए भेजी गई है एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से। हालांकि एक बार फिर मसला एचआरटीसी प्रबंधन ने उठाया है सरकार के समक्ष कि ये जो ड्राइविंग भर्ती है ज़रूरी है जल्दी पूरी की जाए क्योंकि वैसे भी एचआरटीसी में ड्राइवरों की काफ़ी कमी है और जो ड्राइवर अभी कार्यरत हैं भी उन पर भी काफ़ी बर्डन पड़ रहा है। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जल्दी ही सरकार की ओर से मंजूरी मिल जाए। इसमें अभी तक मुख्य टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट नहीं हो पाया है और जो अभ्यर्थी है वो भी इंतजार में बने हुए हैं। जो पुराने ड्राइवर्स हैं एचआरटीसी के उनमें भी इंतजार है कि कब ये नई भर्तियों के बाद यहाँ नए ड्राइवर्स आ पाएंगे और उनका बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ही इस पर मंजूरी नहीं मिली है और जब तक सरकार इसमें मंजूरी नहीं देती है, एक तरह से परमिशन सरकार की नहीं मिलती है, तो मुख्य परीक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन अब एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से यह हवाला ज़रूर दिया गया है कि एक बार फिर उन्होंने सरकार के समक्ष ये मामला उठाया है तो शायद अब जल्दी ही 4 महीने बाद ये इंतज़ार खत्म हो। अब देखिए ग्राम रोजगार सेवकों से जुड़ी अपडेट देना चाहेंगे। मनरेगा के तहत ये कार्यरत हैं और ऐसे में पिछले 2 महीने से इनका वेतन नहीं दिया गया है। दरअसल कारण इसका ये है कि जो केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी हुआ है उसमें कुछ कटौती की गई है जिस वजह से इनका वेतन नहीं मिल पाया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये मामला सीएम सुक्खू के समक्ष उठाया है और रिवॉल्विंग फंड जारी करने की मांग रखी है। कैबिनेट में ही उनकी ओर से मसला रखा गया था। अब इसके बाद उम्मीदें बन गई हैं कि अगर राज्य सरकार रिवॉल्विंग फंड जारी करती है तो पिछले 2 महीने का वेतन इनका दे दिया जाएगा। लेकिन इससे अच्छा खासा नुकसान इन्हें हो रहा है। अभी त्योहारी सीजन था, बिना वेतन के ही इन्हें गुजारना पड़ा और दूसरी बड़ी बात यह है कि घर के खर्चे उठाना भी अब इनके लिए मुश्किल हो गया है। सैलरी पहले ही कम है और ऐसे में पिछले 2 महीने से फिर वो वेतन भी इनके लिए जारी नहीं हो पा रहा है। एक राहत भरी खबर ये भी है जो कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से ही दी गई है कि केंद्र सरकार की ओर से जो
यहाँ प्रभावित लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आपदा आई थी, बहुत सारे लोगों के आशियाने ढह गए थे और प्रभावित भी हुए थे बहुत सारे लोगों के घर। तो ऐसे ही प्रभावितों के लिए केंद्र से 9,655 घरों को भी मंजूरी मिल गई है। तो ये भी एक राहत भरी खबर कहना चाहेंगे। और ग्राम रोजगार सेवकों के लिए भी आज हम ये अपडेट लेकर आए थे कि पिछले 2 महीने की सैलरी अब जल्दी ही इनकी मिल सकती है अगर राज्य सरकार की ओर से रिवॉल्विंग फंड जारी कर दिया जाए। हालांकि ये आश्वासन इस पर दे दिया गया है सीएम सुक्खू की ओर से, और यही रास्ता फिलहाल अभी इनके लिए निकाला गया है। आज देखिए एक और योजना का शुभारंभ किया गया है सीएम सुक्खू की ओर से। एक तरह से ये गारंटी पूरी की गई है सरकार की ओर से। अभी देखिए स्टार्टअप योजना क्योंकि लाने की बात कही गई थी बेरोजगार युवाओं के लिए, लगभग ये 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना है। इसमें पहले चरण में 500 के करीब इलेक्ट्रिक टैक्सी आवंटित की जाएगी युवाओं को, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश को हरित राज्य बनाना है। लगातार यही स्टेटमेंट्स अब सरकार की ओर से सामने आ रही हैं। तो यहाँ ई टैक्सी को लेकर भी आज लॉन्चिंग कर दी गई है वेबसाइट की, जिसमें पंजीकरण भी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पहले चरण में जो 500 के करीब टैक्सीज आएंगी उसमें देखना होगा कि कितनी ज़्यादा रुचि इसमें बेरोजगार युवा अपनी दिखाते हैं। दरअसल इन टैक्सीज को विभिन्न विभागों के साथ अटैच किया जाएगा, यानी कि कमाई का रास्ता एक तरह से युवाओं के लिए ये निकाला गया है। हालांकि ये टैक्सी इन्हें खरीदनी होगी और 50% सब्सिडी इसमें सरकार की ओर से दी जाएगी। और 23 वर्ष से अधिक जो भी युवा हैं वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो 50% सब्सिडी आपको दी जाएगी, इलेक्ट्रिक वाहन आपको खरीदना होगा और वाहन उसके बाद विभिन्न विभागों के साथ अटैच किए जाएंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो कमाई का रास्ता एक तरह से निकाला गया है और ये युवाओं के लिए हम एक अच्छा अवसर कहना चाहेंगे। दूसरी बात माइनिंग घोटाले से जुड़ी करना चाहेंगे और साथ ही साथ अब स्टोन क्रशरों पर भी जांच बिठाई जाएगी। ये भी आज सीएम सुक्खू की ओर से बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। देखिए जो ब्यास नदी के बेसिन में 131 के करीब स्टोन क्रशर्स चलाए जा रहे थे, उसमें लगभग 63 के करीब स्टोन क्रशर्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि अवैध तरीके से ऑपरेट हो रहे थे, यानी कि बिना लीज के ही इन्हें चलाया जा रहा था। और इससे हिमाचल सरकार को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लगभग ये 100 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है जो कि हिमाचल के राजस्व को भी पहुंचा है, क्योंकि यहाँ रॉयल्टी सरकार को नहीं दी जा रही थी। इसीलिए अभी बाकी जिलों पर भी जाँच बिठाई जाएगी। अभी 4 जिलों में जब जाँच हुई तो देखा जा सकता है कि 63 के करीब यहाँ स्टोन क्रशर सामने आए हैं जो कि बिना लीज के चल रहे थे। अब ऐसे में बाकी जिलों में भी इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं और इसका पूरा इल्ज़ाम पूर्व सरकार पर सीएम सुक्खू की ओर से लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि जयराम सरकार के दौरान किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और माइनिंग घोटाले हो रहे हैं। एक तरह से अपनी आंखें मूंद कर पूर्व सरकार बैठी हुई थी, इसीलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, फिर चाहे वो पेपर लीक होने की बात हो या फिर इस तरह के घोटालों को लेकर जानकारी दे। हालांकि अब इसके बाद बाकी जिलों में भी जांच बिठाई जाएगी और बड़ी कार्रवाई उन स्टोन क्रशर ऑपरेटर्स पर होने वाली है जो कि अवैध रूप से उन्हें ऑपरेट कर रहे थे। देखिए अगर ब्यास नदी बेसिन की हम बात करें तो लगभग इसमें 131 क्योंकि स्टोन क्रशर थे, 63 तो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, 3 बंद थे। इसके अलावा 65 के करीब जो बच जाते हैं उन्हें इजाज़त दे दी गई है ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल वैध रूप से वहाँ पर चल रहे थे। लेकिन इस बीच लगभग 100 करोड़ से अधिक का चूना देखिए सरकार को भी यहाँ लगाया गया है और बीते 5 सालों से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। तो ये भी आज एक नई अपडेट सामने आई है और बाकी जिलों में भी अब काफ़ी सतर्क होने की आवश्यकता है उन स्टोन क्रशर ऑपरेटर्स को जो कि बिना लीज के ही अपना ये पूरा धंधा चला रहे हैं। पेपर लीक से संबंधित जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जल शक्ति विभाग में जो भर्तियां होनी हैं ये अपडेट आपको दे देते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियों का इंतजार क्योंकि विभाग को भी था कि कब ये भर्ती करवाने का एक तरह से मौका मिलेगा, तो कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। लगभग 4500 के करीब हालांकि पद जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे और 3 श्रेणियों के ये पद भरे जाएंगे। सबसे ज़्यादा मल्टीटास्क वर्कर्स के पद इसमें भरे जाएंगे जो कि 2500 के करीब हैं। इसके अलावा 800 पद पैरा फीटर के भरे जाने हैं और 1200 पद इसमें पैरा पंप ऑपरेटर्स के भी भरे जाएंगे। 3 श्रेणियां, जैसा कि हमने कहा 3 श्रेणियों में इन पदों को डिवाइड कर दिया गया है। कुल इनकी संख्या क्योंकि 4500 के करीब है, डिवीजन आधार पर ये भरे जाएंगे। और ऐसे में अगला जो प्रक्रिया का चरण रहता है वो विभाग के अधिकारियों की ओर से शुरू कर दिया गया है क्योंकि महज यहाँ पर सरकार के फैसले का इंतजार हो रहा था। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब किस तरह के नियम रहेंगे फिलहाल उस पर इन दिनों यहाँ चर्चा हो
रही है, एक तरह से क्राइटेरिया फिक्स किया जा रहा है। लेकिन ये 3 श्रेणियों को लेकर और डिवीजन आधार पर जो पद भरे जाएंगे, इससे संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अगले कदम अब इस पर उठाना शुरू कर दिया गया है विभाग की ओर से। वन मित्र भर्ती पॉलिसी पर भी जानकारी लेकर आए हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, पॉलिसी का क्राइटेरिया पहले ही तय हो गया था, लेकिन मांग इसमें ये उठाई जा रही थी कि जो आयु है वो 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी जाए। फिलहाल अभी इन भर्ती नियमों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। एज इट इज़ ये भर्ती नियम उसी तरह से रहेंगे जैसे कि पहले फिक्स किए गए थे, और इसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि हवाला सरकार की ओर से ये दिया जा रहा है कि ये एक तरह से अस्थायी भर्तियां हैं। और 2061 पदों पर क्योंकि भर्तियां होने वाली है। लेकिन नई अपडेट हम ये लेकर आए हैं कि जो आवेदन मांगे गए हैं वो 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक मांगे गए हैं, और इस बीच जनजातीय क्षेत्र के लोगों को 15 दिन अतिरिक्त मिलने वाले हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में क्योंकि ये रहते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती है आवेदन भरते वक्त और देते वक्त, तो इसी वजह से 15 दिन इनके लिए अतिरिक्त यहाँ पर दे दिए गए हैं। हालांकि वन मित्र भर्ती के लिए वेबसाइट और वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय से भी आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि वेबसाइट पर आपको आवेदन भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर यहां आवेदन मांगे गए हैं। तो ये जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए हम जानकारी लेकर आए थे कि 15 दिन इन्हें अतिरिक्त दे दिए गए हैं। और इससे पहले मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर हमने जानकारी दी है कि लगभग 2500 के करीब ये पद भरे जाएंगे। प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्राइटेरिया क्या रहता है, इसी बात पर बैठकों का सिलसिला अभी विभाग में जारी है, और जैसे ही यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा भर्ती को लेकर, तो ये अपडेट भी बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सहकारी समितियों पर भी बड़ा फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। दरअसल ऐसी सहकारी समितियां जो कि फ़ायदे में चल रही हैं, अब अपने यहाँ कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं, भर्तियां अपने स्तर पर करवा सकती हैं, और ये अधिकार राज्य सरकार की ओर से इन्हें दे दिया गया है। हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये संशोधन किया गया है भर्ती नियमों में। देखिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह की शक्तियां यहाँ सहकारी समितियों को नहीं दी गई थी, केवल सहकारी बैंकों को ही यहाँ निदेशक मंडल के माध्यम से ये अधिकार दिए गए थे। हिमाचल में अभी 5223 सहकारी समितियां काम कर रही है, और इसमें से करीब 1000 सहकारी समितियां ऐसी हैं जो कि फ़ायदे में चल रही हैं। इसीलिए अब इन्हें ये शक्ति दे दी गई है कि अपने यहाँ ये भर्ती करवा सकती हैं, अपने स्तर पर कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, और सहकारी बैंकों के साथ साथ अब इनके पास भी ये शक्ति रहने वाली है। सीएम सुक्खू की ओर से आज एक और बड़ा ऐलान किया गया है। ये निशानदेही से संबंधित है। हालांकि इससे पहले देखिए, इंतकाल मामलों को निपटाने के लिए अदालतें बुलाई गई थी, और हर जिला में ये अदालतें जब बिठाई गई तो फिर परिणाम उसका ये निकला कि लगभग 41,000 मामलों में से 31,000 मामले सुलझा दिए गए, 10,000 मामले बच रहे हैं। और ये सरकार की ओर से हवाला दिया जा रहा है कि इसी महीने यहाँ फिर अदालतें बिठाई जाएंगी जो बचे हुए इंतकाल मामले हैं, ताकि वो भी निपटाए जा सके। लेकिन अब यहाँ तकसीम और निशानदेही से संबंधित मामलों को निपटाने पर भी सीएम सुक्खू ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाई पावर कमेटी का गठन क्योंकि इसके लिए हुआ था, और सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये हाई पावर कमेटी के साथ बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि 20 जनवरी 2024 तक पूरी तरह से निपटारा कर दिया जाए। राजस्व मामलों का भी ये ज़रूरी है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कुछ एक ऐसे केसेस हैं जो कि दादा के समय से लेकर पोते के कार्यकाल तक चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं निपटाए गए। अगर शून्य संख्या इन मामलों की कर दी जाती है तो ये सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होगा आज़ादी के बाद का, और अधिकारियों को भी इसका पूरा क्रेडिट दिया जाएगा। दरअसल जो उनकी वार्षिक एसीआर रिपोर्ट रहती है उसमें उनकी इस प्रगति को भी मेंशन किया जाएगा। तो इसलिए निर्देश जारी हो चुके हैं सीएम सुक्खू की ओर से। अब जल्दी ही इन मसलों को भी निपटाया जाएगा। पहले जब इंतकाल मामले यहाँ लगाए गए थे और अदालतें जब इसके लिए बिठाई गई थी, तो देखिए ये 30 और 31 अक्टूबर को ये अदालतें जगह जगह जिलों में बिठाई गई थी। लेकिन अब इसके बाद पुनः 1 और 2 दिसंबर को अदालतों का आयोजन किया जाएगा हर जिले में, और राजस्व लोक अदालत का इसे नाम दिया जाएगा। तो यानी कि अब राजस्व मामले भी यहाँ निपटाए जाएंगे और शून्य इनकी संख्या कर दी जाए। ये मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, और जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा करने के लिए भी इसमें अधिकारियों को कहा गया है। जो समय दिया गया है निर्धारित समय में ही उन्हें अपना काम पूरा करना होगा। इसी बीच सीएम सुक्खू की ओर से एक तंज ये भी कसा गया है कि कोशिश तो ये पूर्व जयराम सरकार ने भी की थी, लेकिन उस वक्त बहुत सारे मामले सामने ऐसे आए जहां कुछ एक लोगों को डांट डपट कर या फिर डराकर बेइज्जत करके उन्हें उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन अब वर्तमान सरकार ऐसा नहीं करने वाली है, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि जितने भी मामले हैं उन सभी को निपटा दिया जाए, सुलझा दिया जाए, और सभी लोगों को राहत मिले जो कि पिछले कई वर्षों से अपने इन्हीं मसलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं।
देखिए, डीए को लेकर भी यहाँ पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मांग उठाई गई है। दरअसल इनका कहना है कि बात चाहे कर्मचारियों की हो या पेंशनर्स की हो, जो 3 किस्तें इनकी डीए की है उसका भुगतान सरकार को कर देना चाहिए। जल्दी ये फैसला सरकार ले, क्योंकि कई तरह की परेशानियां पेंशनर्स के समक्ष आ रही है। इनके मेडिकल बिल भी लटक गए हैं और जो इन्हें डीए की किस्तें भी जारी नहीं हो रही है, उससे भी इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। 2016 से 2022 तक रिटायर कर्मचारियों को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ भी नहीं मिल पाया है। इसीलिए ये याद इन्होंने दिलाना चाहा है राज्य सरकार को कि कहीं अपना किया गया वायदा ये ना भूले, तो डीए की किस्तें इन्हें जल्दी जारी हो। हालांकि इससे पहले संभावना ये पूरी तरह से बनी हुई थी कि शायद त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को और पेंशनर्स को ये तोहफा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद यहाँ तरह तरह की एसोसिएशन सामने आ रही हैं जो कि ज्ञापन सरकार को दे रही हैं, और साथ ही साथ हमें भी वो ज्ञापन सौंपा जा रहा है ताकि हम ये आवाज़ सरकार तक आपकी पहुंचा पाएं। पेपर लीक मामले पर अब आना चाहेंगे। दरअसल ये अपडेट हम पहले देने वाले थे, लेकिन बारीकी से ये जानकारी अब हम आपको फिर देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जेओआईटी पेपर लीक मामले में आरोपी नितिन आज़ाद को राहत नहीं मिली है। ये दरअसल आरोपी नितिन आज़ाद से जुड़ी जानकारी है। इसमें जो हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज कर दी गई थी, उसके बाद क्योंकि नितिन आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ा था और वहाँ पर फिर ये याचिका इनकी ओर से दायर की गई थी। ये जमानत याचिका थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई के दौरान ही नितिन आज़ाद ने खुद अपनी याचिका वापस ले ली है। तो यानी कि एक तरह से इनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज मानी जाएगी। पहले हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने रास्ता पकड़ा, लेकिन अब सुनवाई के पश्चात खुद ही इन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है और जिस कारण ये याचिका खारिज हो गई है। तो ये पेपर लीक मामले से संबंधित अपडेट लेकर आए थे, क्योंकि आरोपियों पर बेरोजगार युवाओं की भी नज़र है कि फिलहाल किस तरह का एक्शन इनके ऊपर लिया गया है या फिर क्या कुछ इनके मैटर को लेकर हो रहा है। ट्रांसफर्स पर आना चाहेंगे और एक बार फिर अब तबादलों पर बैन लगने वाला है। देखिए, पिछले 3 महीने से इजाज़त दी गई थी मंत्रियों को कि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के तबादले निपटाए जाएं, और अब इस पर बैन लग सकता है, क्योंकि सीएम सुक्खू की ओर से कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं। विशेष तौर से क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र शिक्षा क्षेत्र की ही देखने के लिए मिलती हैं, तो अभी एनुअल एग्ज़ाम्स भी होने हैं। इसे मद्देनज़र रखते हुए भी सरकार की ओर से ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। यही कारण था कि आज सचिवालय में मारामारी हमें ट्रांसफ़र्स को लेकर देखने के लिए मिल रही थी। एक तरह से इन सभी मसलों को निपटाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब यहाँ हो सकता है कि जल्दी ही इस पर फिर से बैन लग जाए, एक तरह से रोक लग जाएगी और ये ट्रांसफर्स नहीं होंगी। और कारण इसका यही है कि सबसे पहले शिक्षा डिपार्टमेंट पर ही यहाँ गौर फरमाया जा रहा है सरकार की ओर से, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के पास सबसे ज़्यादा मारामारी हमें तबादलों के लिए देखने में आती है, जिस वजह से सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षक ट्रांसफर्स के लिए ही यहाँ चक्कर काटते रहेंगे तो फिर छात्रों को कब पढ़ाएंगे। उस वजह से अब बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए भी फिर एक साथ ये डिसीजन लिया जाएगा। संकेत इसके मुख्यमंत्री दे चुके हैं और हो सकता है कि इसके बाद जल्दी ही ऑर्डर फिर जारी कर दिया जाए। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।